major committees, minor committees, XYZ, everything in detail we have already covered in the framing of the constitution. Now important topic of our constitution is preamble of the constitution. Okay, preamble of the Indian constitution. So as discussed in the last class also, आपने जब एनसीईआरटी बुक्स देखी होंगी तो सारी एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर क्या प्रीएम्बल लिखा रहता है, प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सारी एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर प्रीएम्बल लिखा रहता है, यस या नो? जैसे पहला दूसरा उसका पेज पलटोगे सो इट इज रिटन देयर इन एनसीईआरटी बुक। यस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो दिस इज योर नेशनल एम्बलम। ठीक है, दिस इज सत्यमेव जयते इज रिटन। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। ठीक है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वो कहाँ से, ये आप लोग को ढूंढना कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, सो प्रीएम्बल, सो एज द नेम सजेस्ट प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुनते जाइए, प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस, प्रीफेस, जिस्ट, समरी। ठीक है, प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस, जिस्ट, समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, so if anybody says what is the reflection, what is the philosophical reflection of entire constitution, so you can say that the preamble is a philosophical reflection of the entire Indian constitution. ठीक है, so as in this class we will cover only the sections which is important from your prelims point of view. तो इससे प्रियम्बल से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड अभी ज्यादा टाइम कम बचा है तो जस्ट गो थ्रू एंड रिमेंबर इट। ठीक है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम यूएसए। जब सबसे पहले प्रियम्बल बनाने का तरीका शुरू किया वो यूएसए ने शुरू किया। इवन यूएसए इज एज द फर्स्ट कंट्री विच इज हैविंग क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उधर ही से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट को बोरो किया। ठीक है, उधर ही से हमने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को बोरो किया। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग दिस प्रीएम्बल। फर्स्ट, ये स्टार्ट हुआ आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको जवाहरलाल नेहरू कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है, कुछ हमने पॉइंट्स आपको और भी डिस्कस किया था, जैसे सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं प्रीएम्बल को, ठाकुर दास भार्गव, यू नीड टू रिमेंबर देयर नेम। आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को बोलते हैं एन के पालखीवाला, आप इनके नाम याद रखिए। हॉरोस्कोप ऑफ द मॉडर्न इंडिया प्रीएम्बल को बोलते हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी बोलते हैं हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को अमेंड भी किया गया, एक बार अमेंड किया गया, दैट इज ईयर 1976। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रीएम्बल को, प्रीएम्बल को डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज अ प्रीएम्बल? आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। इट इज अ समरी ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं आप, अगर जब से मेंस में अब चीजें आती हैं तो कुछ लिखने, प्रीएम्बल प्रोवाइड्स अ बर्ड आईज व्यू टू एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बर्ड आई व्यू टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप क्या है, आप अगर प्लेन में अगर बैठे हो तो प्लेन से देखोगे सो एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल, मतलब जब प्लेन ज्यादा हाइट पे नहीं होता सारी चीज विजिबल होती है। तो प्रीएम्बल प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। So these are certain points that these are certain keywords that you can write in your main सर examination. आपका वॉइस जो क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क से हो है ना, नहीं ओके, वॉइस क्लियर नहीं है। वैसे मेरे यहाँ तो नेटवर्क पूरा आ रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो छीटे छूटेगा तो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए। Preamble is an introductory statement of the Constitution which lays down the ideals its attempts to the promote. A preamble is an act of parliament, gives it the reason and the purpose, and lays down the aims and objectives for which the particular act has been passed. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। The idea of preamble is borrowed, ये factual information is borrowed from the constitution of USA. USA के constitution से हमने preamble को borrow किया, ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। बाकी ये चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। The constitution came into the force in 26 January 1950
और बन के कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हो गया था फाइनली? इट वाज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949 को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी हो चुका था। चलिए आगे देखिए। अब एक एक करके सारे वर्ड्स हम प्रियम्बल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो इसमें जो 3 वर्ड्स थे प्रियम्बल में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो जो नए ऐड किए गए 1976 में 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, दैट इज क्या, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। एक और वर्ड है एंड इंटीग्रिटी। These are the 3 new words that is added into preamble in the year 1976 को ऐड किया गया था। यस या नो? यहां तक क्लियर हुआ चीजें? 1976 को ऐड किया गया था। सो मींस कि टेक्निकली अगर पूछे तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सो ये 3 वर्ड आपके क्या, 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका क्या, इंटीग्रिटी, आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड थे कि नहीं। इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया। चलिए अब एक एक करके हम तीनों पूरे इंटायर प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और यहां से कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं उनको देखते हैं। देखिए, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ठीक है सब। अब now let us discuss the meaning of each and every word। सारी वर्ड्स का ये जो तीनों, ये जो सोर्जिन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। इन वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करते हैं डिटेल में कि इनका मतलब क्या होता है। सो योर फर्स्ट वर्ड इज सॉवर्जिन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका ये सॉवर्जिन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका सॉवर्जिन। तो सॉवर्जिन का लिटरल मीनिंग क्या है? सॉवर्जिन का लिटरल मीनिंग है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। आपके सॉवर्जिन का लिटरल मीनिंग है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। बात को समझ में आई? सॉवर्जिन का लिटरल मीनिंग है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, से फ्री होना, दैट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ सॉवर्जिन। मींस कि पहले आपको रूल कौन करता था, लॉ फ्रेमवर्क कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। अभी यू आर फ्री फ्रॉम, आफ्टर 1947 जब देश आजाद हुआ या जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद से वी आर टोटली फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन। ठीक है, हम लोग टोटली फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, है ना। कॉमनवेल्थ नेशन ने कॉमनली ब्रिटिश क्राउन को अपना हेड माना था, बट दैट इज सिंपली एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। जो कॉमनवेल्थ नेशन के जो हम पार्ट हैं, कॉमनवेल्थ नेशन के हम पार्ट हैं, दैट इज नॉट अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन के हम पार्ट जरूर हैं, बट दैट इज नॉट अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके हम अपने डिसीजन नहीं लेते, इंडिया अपने डिसीजन खुद लेती है। इसका मतलब ये है सॉवरेनिटी का मतलब ये। दूसरा बात आपको ये बताऊं, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, दैट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड यूएनओ का मेंबर है, बट यूएनओ का मेंबर होने के बाद भी हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, की सॉवरेनिटी अफेक्ट नहीं कर रही, ऑल्दो वी आर ए मेंबर ऑफ यूएनओ। ठीक है, इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट, यस या नो? यस या नो बताइए, वेदर इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट? Yes. यस।
ओके ओके, एक बात आप और ध्यान दीजिएगा ध्यान से, व्हेन आई, जब भी अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सो व्हेन आई से द टर्म स्टेट, स्टेट मींस कंट्री, ठीक है। अब बार बार वर्ड स्टेट आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं तो स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, कंट्री होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो इंडिया अगर सॉवरेन स्टेट है तो इंडिया के पास पावर है कि इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, ससीड कर सकती है इन फेवर फॉरेन टेरिटरी। जैसे इंडिया ने किसको कब्जा किया था, किसी भी थ्री सॉरी बांग्लादेश, क्या सिक्किम को कब्जा किया था। सिक्किम में चोगेल डायनेस्टी के अंतर्गत आता था, तो उसको इंडिया में अपने में मिलाया सिक्किम को, ठीक है। तो ये सॉवरेन का मतलब होता है कि जो इंडिया के डिसीजन है, आपको सिंपल लैंग्वेज में फिर से बता रहा हूँ, इंडिया के डिसीजन है खुद सेल्फ इंडियन पार्लियामेंट लेगी या जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स है वो लेंगे, किसी से भी इफेक्ट नहीं होंगे हमारे डिसीजन। ये किसका मतलब है, सॉवरेन का मतलब। क्लियर हुआ सॉवरेन का मतलब, यस या नो, बताते जाइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए, अब अनदर वर्ड इज अ सोशलिस्ट, ठीक है, अनदर वर्ड इज अ सोशलिस्ट, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन अ ओरिजिनल प्रीएम्बल, बट बेंड ऑफ सोशलिज्म इज ऑलवेज सीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन सिस्टम में बेंड ऑफ सोशलिज्म देखा जाता था, ठीक है। अब सोशलिस्ट को तुम कहां पे पहले देख सकते थे, जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है, पार्ट पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो डीपीएसपी के बारे में बात करता है, डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट शोज द सर्टेन काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द कंट्री, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब है कि वेयर द रिसोर्सेस का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा एंड दैट गवर्नमेंट विल यूज दैट रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड पब्लिक, ये सोशलिस्ट का मतलब होता है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है। दो अभी इंडिया का जो अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी अगर देखा जाए, वैसे अभी इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ा रहे, पर अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए तो दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट बिकॉज 1991 में जब क्या आया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो हमारी जो इकोनॉमी हो गई ओपन इकोनॉमी हो गई, तो अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो फिर भी कुछ हद तक बैंड ऑफ सोशलिज्म देखते हैं, बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, आपके जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं और पब्लिक कंपनीज भी हैं, दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी कह लीजिए कि जो इंडिया है जो सोशलिज्म के सेक्टर में को एग्जिस्ट करता है दोनों, बिकॉज वी फॉलो दी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यस या नो, यहां तक क्लियर हुआ। जैसे यूएस में ज्यादातर क्या चीजें देखी गई है, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएस की, बिकॉज वहां पे जो रिसोर्सेस का जो कंट्रोल है मेजरली ऑन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स या प्राइवेट ओनर्स के हाथ में। इंडिया में क्या है, कुछ गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट के पास है, इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सोशलिस्ट, यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सोशलिस्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोशलिस्ट कब ऐड किया गया, सोशलिस्ट ऐड किया गया आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन कि वेदर जो ऑल्दो सोशलिस्ट पैटर्न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन नहीं था, फिर भी इसका रिफ्लेक्शन कौन से पार्ट में शो होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरप्रेट वाला क्वेश्चन है, इसका रिफ्लेक्शन कौन से पार्ट में शो होता है, इसका रिफ्लेक्शन पार्ट 4 जो डीपीएसपी में शो होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पूछ सकता है इसका रिफ्लेक्शन कहां शो होता है, पार्ट 4 डीपीएसपी में इसका रिफ्लेक्शन शो होता है। चलिए आगे देखिए, तीसरा है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज सेकुलर, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज सेकुलर, ठीक है। अब देखिए सेकुलर को बहुत इजी तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है, स्टेट मैंने बोलो तो जब भी मैंने स्टेट वर्ड बोलूं तो मतलब मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है? No, No, sir. sir. ठीक है। पाकिस्तान का क्या है स्टेट रिलीजन? Muslim. Muslim. पाकिस्तान का जो इस स्टेट ये कह लीजिए इस्लाम है, ठीक है। आपका श्रीलंका का क्या है? Hindu. कौन बोला हिंदू? हाँ बुद्धिज्म, वेरी गुड है ना श्रीलंका का बुद्धिज्म है, ठीक है। इंडिया का स्टेट रिलीजन कुछ नहीं है, इंडिया इज अ
सेकुलर कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, इंडिया सेकुलर कंट्री है, ठीक है। एंड दिस सेकुलरिज्म का मीन्स या सेकुलर का मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे हम लोग, बट वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। आप देखिए इंडिया में कितने टाइप के, कितने मल्टी रिलीजन है सोसाइटी है। आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, पारसी है, XYZ डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं एंड दे आर लिविंग पीसफुली टुगेदर। रिसेंटली आप देखिए जो रतन टाटा जी जिनका डेथ हुआ अभी, वो किस रिलीजन से आते थे? पारसी। पारसी। हाँ, पारसी से। रिसेंट रतन टाटा जी जिनका डेथ हुआ वो पारसी रिलीजन से आते थे, बट जो उनकी आपने देखा होगा ना दैट कितना ब्यूटीफुली, देखिए जो उनका लास्ट राइट हुआ था रतन टाटा जी को का, वो उसमें सारे रिलीजन के कह लीजिए कि पंडित या सारे रिलीजन के रिलीजियस लीडर आए थे उसमें। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, है ना, सारे। तो ये दिस इज अ ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वी प्रैक्टिस अ सेकुलरिज्म को हम प्रमोट करते हैं। कोई रिलीजन को हम पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते, सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। देखिए फिर भी अगर देखा जाए तो ये सेकुलर वर्ड कब आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सेकुलर वर्ड आया था आपके 42nd अमेंडमेंट के बाद आया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद आया था। फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी रिफ्लेक्शन कहाँ देखा जा सकता है? इसका रिफ्लेक्शन आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है जो आपका आई थिंक 25 से जो 28 तक है, वो आर्टिकल डॉट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक किसके बारे में बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो वहां पे इसका रिफ्लेक्शन पहले से ही देखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सेकुलरिज्म क्लियर हुआ? सेकुलरिज्म क्लियर हुआ? यस या नो? Yes, sir. ठीक है। सो जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट भी है सेकुलरिज्म का, तो कह लीजिए कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है मतलब कि ऐसा नहीं है किसी को वी आर कंपलसरी कर रहे हैं कि तुमको ये रिलीजन प्रैक्टिस करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज योर डेमोक्रेसी। को रुक जाइए, थोड़ा रब कर ले, जगह नहीं बच रहा। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। यस, सो डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमो प्लस क्रेशिया वर्ड सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, वहां से ये वर्ड का ओरिजिन आया, ठीक है। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट करते हैं। यस, पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने सुना होगा। सो वेदर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? Democratic country. अच्छा, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर थोड़ा सा और हम रिफाइंड तरीके से अगर बात करें, इफ आई टॉक इन अ मोर रिफाइंड मैनर, तो इंडिया किस टाइप की डेमोक्रेटिक कंट्री है? इनडायरेक्ट। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब समझ लीजिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, ठीक है। ये डेमो प्लस क्रेशिया वर्ड मिलके डेमोक्रेटिक बना, रूल ऑफ पीपल। तो हमारा तो हमारा आपका डायरेक्ट रूल तो नहीं है, बिकॉज इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल ऑल्सो। आपका हमारा डायरेक्ट रूल पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता, बिकॉज पॉपुलेशन इज टू मच, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बना दिया, ठीक है। आप इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इंडिया कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बिकॉज वी इलेक्ट, हम किसको इलेक्ट करते हैं? एमपी को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं और ये लोग ऑन द बिहाफ ऑफ अस दे मेक्स अ लॉ, हमारे बिहाफ में ये लोग लॉ बनाते हैं, ठीक है। ये लोग लॉ बनाते हैं। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का या 3 ऑर्गन के बारे में आपको बताया था पहले, नहीं बताया था तो सुन लीजिए जो लोग नए हो। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन होते हैं, एक है आपका लेजिस्लेचर, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है आपका जुडिशरी। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये जुडी
ओके हाँ यस आपने सही मैसेज किया कि अब जब किसी ने मैसेज किया काइंडली म्यूट योर माइक व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। अब और लोगों को मैसेज किया बिकॉज उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो कि सुन रहे हैं, तो काइंडली सही बोल रहे हैं कि और लोग प्लीज जब मैं पूछूं नहीं कुछ तो काइंडली म्यूट कर लीजिए माइक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 3 ऑर्गन हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं आपको और भी इसमें तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है आपका लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर में कौन आता है? आपका लोकसभा और राज्यसभा कह लीजिए। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लॉ एग्जीक्यूट करना। इन्होंने लॉ बनाए, इन्होंने एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के होते हैं? एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये मालूम है आपको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फर्क क्या है? यस नो सर। ओके चलिए मैं बता देता हूँ आपको, कोई बताएगा? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हम्म सर, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव ये कैबिनेट मिनिस्टर लोग होगा। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव? परमानेंट ये सिविल सर्वेंट ऑफिसर लोग। या वेरी गुड। जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं ये मिनिस्टर्स कह लीजिए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर द टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। क्यों बोला टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव? बिकॉज दे आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड टाइम के लिए। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये जितने सिविल सर्विस हैं, सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं, सिविल सर्विस ऑफिसर्स लोग, ये लोग क्या है या ब्यूरोक्रेट्स बोले, दे आर दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब जो तीसरा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, अभी हम थोड़ा सा इससे स्किप करके यहाँ पे आ गए हैं। तीसरा ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी। सो जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, वो फिर अलग अलग बातें आते हैं। तो देखिए अब तीनों ऑर्गन मिला के देश चलता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन हैं। हमने आपको पहले भी बताया था 3 ऑर्गन है। तो मींस कि जैसे बॉडी के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में देश चलाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे आते हैं, इसमें उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अब ये एक चीज और बताएं, दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी, दिस इज लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी, एंड दिस इज लॉ एडजुडिकेशन। क्या बोलते हैं जुडिशरी को? क्या बोलते हैं? लॉ एडजुडिकेशन। अब इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने लॉ बनाया, इन्होंने लॉ एग्जीक्यूट किया, तो सबसे सुप्रीम कौन है? हमने जाना था, यस, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो मींस कि कोई ऐसा लॉ तो नहीं बन गया दैट इज वायलेटिंग द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई अगर ऐसा कोई लॉ बना होगा तो जुडिशरी उसको क्या डिक्लेयर कर देगी? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड किसको बोलते हैं? नल एंड वॉइड मतलब कि डायरेक्टली कैंसिल कर देगी लॉ। ये जुडिशरी के पास इतना पावर है। लेट सपोज कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा लॉ बना दिया दैट इज नॉट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी उसको तुरंत कैंसिल कर देगी। जो जुडिशरी के पास पावर है उसको बोलते हैं लॉ एडजुडिकेशन। मींस कि लॉ की वैलिडिटी को चेक करेगी कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बनाया है कि नहीं बनाया। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ नहीं बनाया तो उसको कैंसिल कर देंगे। हमने लास्ट क्लास में आप बताया था सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ना गवर्नमेंट है ना कोई है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक एंड व्हाइट चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं करेगी। एवरीथिंग इज रिटन ब्लैक एंड व्हाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यहाँ तक क्लियर है? यस या नो? बताइए। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके गुड। चलिए सो डेमोक्रेटिक का मतलब क्लियर हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब है दैट इज रूल ऑफ द पीपल, ठीक है, रूल ऑफ द पीपल। सो इंडिया प्रैक्टिस, इंडिया किस टाइप की डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करती है? इंडिया प्रैक्टिस करती है आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और जो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होते हैं जनरली, जैसे कई कंट्रीज में देखा गया, स्विट्जरलैंड जहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी के भी कई कह लीजिए कि डिवाइसेस होते हैं, तो मेजर 4 डिवाइसेस होते हैं। आपके प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप नाम सुन लीजिए। तो डेमोक्रेसी का जो पहला डिवाइस है उसका नाम है रेफरेंडम। बस इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। दूसरा डिवाइस है आपका इनिशिएटिव। दूसरा डिवाइस है, छोटा सा शॉर्ट नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
और जो तीसरा डिवाइस है आपका रिकॉल, और जो चौथा डिवाइस है आपका डेमोक्रेसी का, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइस है, वो है प्लेबिसाइड। अभी इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इनको थोड़ा सा आप देख लेना। चलिए आगे देखिए। तो क्लियर हुआ डेमोक्रेसी। अब आते हैं रिपब्लिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा रिपब्लिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? यस, देखिए डेमोक्रेसी को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है हमारा, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है हमारा, एक मिनट इसको रब करते हैं पहले। जो पहला कैटेगरी है दैट इज मोनार्कियल, एंड सेकंड कैटेगरी इज रिपब्लिक। ठीक है, सेकंड कैटेगरी इज रिपब्लिक। तो अब देखिए डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को दो कैटेगरी में, मोनार्कियल और दूसरा 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 तो वो सॉरी डेमोक्रेटिक को दो कैटेगरी में, मोनार्कियल या रिपब्लिक। तो ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? मोनार्कियल और रिपब्लिक में क्या फर्क होता है? देखिए, जो आपका कह लीजिए रिपब्लिक का मतलब है, रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट। स्टेट बोले तो मतलब कंट्री की बात करें, हेड ऑफ स्टेट इज, President. हाँ प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। समझे बात को? हेड ऑफ द स्टेट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट क्या है? इट इज, ब्रिटेन में इन केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन हेड ऑफ स्टेट क्या है? क्वीन है, या मोनार्कियल सिस्टम है वहां पे, वो जो हेरिडेटरी पोजीशन को एंजॉय करती है। ठीक है, करती हैं या करते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी पोजीशन को एंजॉय करती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मोनार्कियल स्टेट बोलते हैं। ऑल्दो ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वहां पे मोनार्कियल सिस्टम चलता है। ठीक है, जैसे यूएसए में भी हेड ऑफ स्टेट क्या है? हेड ऑफ स्टेट यूएसए, नहीं तो उधर पे सिस्टम क्या है? रिपब्लिक है या मोनार्कियल है यूएसए में सिस्टम? Republic. रिपब्लिक। ठीक है, बिकॉज जो यूएसए का भी जो प्रेसिडेंट है, अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? Biden. हाँ बाइडेन। तो इलेक्टेड है, मतलब आप समझ लीजिए जहां पे इलेक्शन होके ही आए हेड ऑफ स्टेट, दैट इज अ रिपब्लिक। जहां पे इलेक्शन होके हेड ऑफ स्टेट नहीं आ रहा, सो दैट इज मोनार्कियल, दैट इज मोनार्कियल। ठीक है, यहां तक समझ गए? ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अब we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, वी, आई नहीं बोला, वी मतलब पूरे भारत के 130 करोड़ लोग या जितने भी लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यहां तक क्लियर हुआ? यस या नो? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे जस्टिस, अब हमको जस्टिस देना है लोगों को, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब जस्टिस कितने टाइप का देगी? जस्टिस बेसिकली 3 टाइप्स का, हाँ 3 टाइप्स का। ये भी देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीएम्बल में जस्टिस कितने टाइप का मेंशन है? इट इज 3 टाइप का जस्टिस है, 3 टाइप का जस्टिस। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सोशल जस्टिस का मतलब कि सोसाइटी में सब इक्वलिटी के साथ रहे, किसी को भी कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इन एनी फॉर्म। ठीक है, हम लोग ने दिया हुआ फंडामेंटल राइट दिया है, डीपीएस पे दिया है। ठीक है, सोशल जस्टिस और डिनोट करती है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, का मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसा टाइप का जस्टिस चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। अब देखिए दूसरी बात क्या है? इकोनॉमिक। ठीक है, दूसरा जस्टिस किस टाइप का? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कि लेट सपोज आई एम ए टीचर, I am earning my livelihood, so
each and everybody is free to earn their livelihood, अपने livelihood को earn करने के लिए कर सकता है, और कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मतलब कोई रिच है कोई पुअर है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, अब उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब आप कोई बिजनेस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, हाँ आप एग्जाम निकालो कर सकते हो। सो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस है। आप कुछ भी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, यस इकोनॉमिक जस्टिस है। कोई कोई रोक टोक है क्या? है क्या रोक टोक? एनीबडी इज स्टॉपिंग यू टू डू एनी बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया? बस जो सर्टेन कंप्लायंस है गवर्नमेंट के उसको फॉलो करिए, तो एनीबडी इज स्टॉपिंग। आप टीचर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप कोई भी बिजनेस करिए, कोई स्टॉप कर रहा है आपको? दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। समझ में आया? यस या नो? यस सर। ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या है आपका? पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा टाइप का पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है ऑल सिटीजन्स आर हैविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है, टू एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी या इक्वल वाइज गवर्नमेंट में। अब देखिए, कोई भी अगर आपका भी एक वोट काउंट होगा, और जो देश का जो बड़ा आदमी होगा उसका भी एक वोट काउंट होगा। आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, हाँ कंटेस्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। मीन्स कि ईच एंड एवरीबडी इज पॉलिटिकली फ्री टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, और दैट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। कोई किसी को रोक टोक है क्या कि तुम इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करोगे, या तुम नहीं खड़े कर सकते हो, तुम मेल हो तो नहीं खड़े कर सकते हो, तुम फीमेल हो तो नहीं खड़े कर सकते हो, तुम इस कैटेगरी से हो तो नहीं कर सकते हो? Because nobody is denied with the political justice in Indian political system। ठीक है, ठीक है। आपका भी वोट का उतना ही वैल्यू है जितना मेरे वोट का वैल्यू है, जितना कोई भी चाहे इंडिया में कि जो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबकी वोट का वैल्यू। एक तो ये एक डायमेंशन हो गया। अब कोई भी जाके पॉलिटिकल पोस्ट में बैठ सकता है, कोई सिस्टम नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो अभी हमारे देश की प्रेसिडेंट है, वो कौन है? she comes from tribal community, ठीक है, और वो देश की एक सबसे बड़े पोस्ट पे बैठी हैं, पॉलिटिकल पोस्ट पे, या हेड ऑफ द स्टेट है। तो अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता इंडिया, तो पॉसिबल होता? नहीं होता। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। समझ में आया? यस या नो? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक बात और है यहाँ पे, ये तीनों आप समझ गए। अब ये कॉन्सेप्ट जो तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक और ये आइडिया ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर। नहीं, हाँ यस, वेरी गुड, रशियन रिवॉल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1900, वहां से ये कॉन्सेप्ट लिए गए। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा ना, थोड़ा सा हम डिटेल में भी जा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है पेपर जो डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस भी बने। टफ क्वेश्चंस भी हम लोग को करके चलना है, कि टफ क्वेश्चन भी पकड़ के चलना है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, जस्टिस 3 टाइप का हो गया। अब लिबर्टी ऑफ थॉट्स। लिबर्टी वर्ड आया किससे? लिबर्टी वर्ड आया, आपको बता दूं, लाइबर से। लाइबर का मीनिंग क्या होता है? लाइबर का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। लिबर्टी वर्ड आया लाइबर से, लाइबर का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। ठीक, तो फ्री, आप लिबर्टी भूल जाओ, समझो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है। आप राइटर बन जाओ, आप कुछ भी लिखो, थॉट्स, आपको सोचने की आजादी है कि नहीं है? यस, फ्रीडम है कि नहीं है? यस या नो? Yes, बताइए। sir. Yes. यस, Yes, sir. फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो देखिए, आप जो बहुत बड़े बहुत राइटर होते हैं, ब्लॉग राइटर होते हैं, एडिटर, वो जो किताबें लिखते हैं, न्यूज चैनल्स में बोलते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, ये वैसे उसमें फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, फिर भी आप बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करिए, मतलब पॉजिटिव वे में, किसी को हार्म ना हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आप किसको बिलीव करते हैं? आप हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, क्रिश्चियन मानिए, सिख मानिए, कुछ भी मानिए, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आपके बिलीफ के लिए भी फ्रीडम है, आपके फेथ के लिए भी फ्रीडम है। ठीक है, एंड वर्शिप, ठीक है, आप किसको पूजा करते हैं, ये भी फ्रीडम है। तो लिबर्टी का मतलब समझ में आया? ठीक है, सो लिबर्टी कितने टाइप की कह लीजिए? 1 2 3
एंड फोर्थ। चार जस्टिस 3 टाइप का, जो फ्रीडम है, लिबर्टी 4 टाइप की, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जस्टिस कितने टाइप का, तो 3 टाइप का, दैट इज मेंशन्ड इन ए प्रीएम्बल। आगे देखिए इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बात को समझिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। मालूम है आपको, किसी भी सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये चीज आपको देखने को मिलती है, आपको अगर इसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, आपको इसका रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, वहां पे इसका रिफ्लेक्शन को देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिकॉज नोबडी इज अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वालिटी इन द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। और एक और देखने को मिलता है यहाँ पे आर्टिकल नंबर, एक और यहाँ पे इससे मिलता जुलता चीजें हैं, आर्टिकल नंबर 16। अभी हम करेंगे फंडामेंटल राइट डिटेल में। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वालिटी आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं? लेट्स सपोज आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कोई किसी को भी रोक टोक है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते? anyone is stopping you to apply करने से रोक रहा है? anybody is stopping you? कोई इसका क्राइटेरिया सिंपल है कि इफ यू आर ए ग्रेजुएट, ठीक है, आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई करिए। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके बाल बड़े हैं, बाल छोटे हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप यहां से आए, नोबडी। तो इक्वालिटी इन द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमको देखने को आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये यहाँ पे आ रहा है। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इक्वालिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की, कह लीजिए, स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के लिए सब लोग इक्वल है, गवर्नमेंट किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। अब फिर जब कहोगे कि सर डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज द रिजर्वेशन, ठीक है, आप बोलोगे। सो वो जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इस बात को याद रखिएगा। रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रिजर्वेशन एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ना, सो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी जरूरी है, ठीक है। उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, चलिए। एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल, क्या? इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, ये आपका प्रीएम्बल का। अब जो नेक्स्ट है, फेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। अब फेटर्निटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड। यस, फेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? प्रमोट करता है फेटर्निटी, एक दूसरे से मिलजुल के बराबर रहो, दैट इज द मीनिंग ऑफ भाईचारा बना के रहो, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेटर्निटी, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं शो होता है, फेटर्निटी का रिफ्लेक्शन इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का है कि डुअल सिटीजनशिप का है? यस, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यूएसए में डुअल सिंगल सिटीजन। अगर if anybody is living in a Tawang या anybody is living in a Kanyakumari, anybody is living in a Ahmedabad या anybody is living in a Delhi, anybody is living in a Lucknow, each and everyone say I am a citizen of India, ठीक है। और जो स्टेट भी बनाया है, उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, जो स्टेट बनाया गया है तो सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने डिवाइड किया, ठीक है। सो फेटर्निटी टू एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी है, राइट है। एंड यूनिटी मतलब भाईचारा बना के रखना, सबको एक मतलब जो, बिकॉज मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सब लोग एक साथ रहे, इसका मतलब होता है यूनिटी। बिकॉज यूनिटी से क्या है? प्रमोट करता है हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखिए, अब इंटीग्रिटी समझ लीजिए, जो इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ठीक है? 76 ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आया? यस। Yes, sir. अब जो आपका जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया को कहता है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? इंडिया दैट इज भारत, जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं ये चीजें, बिकॉज इंडिया क्या है? इंडिया इज अ इनडिस्ट्रिक्टेबल नेचर ऑफ यूनियन, मतलब कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता, ठीक है? बिकॉज अब ये चीज क्यों लाया गया? बिकॉज टू ओवरकम दिस, बिकॉज कई जगह डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल इशू है, ये तो इंडिया एक यूनियन बना रहा है। ये बैरियर जो हिंड्रेंस है नेशनल इंटीग्रेशन में, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लैंग्वेज और ये सब चीजें ना आए, इसीलिए हमने इंटीग्रिटी जोड़ा, वर्ड इंटीग्रिटी जोड़ा, कि सब एक पूरा इंडिया एक होम है ऑफ ए कॉमन ब्रदरहुड की बात करें, या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये आपका ये प्रियम्बल का डिस्कशन है, ठीक है? अब क्या कह रहा हूं आगे? तो यहाँ से चीजें क्लियर हुई। यहाँ से कितने सारे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आपके बन के आए, ठीक है, जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन से। देखिए अब आगे क्या कह रहा है? दिस इज सिंपल। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the 1949, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, we do hereby adopt, adopt का मतलब adopt, enact का मतलब ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेना, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साइन कर दिया, and to give ourselves this constitution, this constitution. So this is a preamble of Indian constitution का brief discussion. अब these जो ये portion है, because ये थोड़ा सा जो मेजर जो डिस्कशन था हमारा यहीं तक इम्पोर्टेंट था। अब ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव लेफ्ट विथ हार्डली 50 डेज, बहुत कम टाइम बचा है, तो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे देखिए, यही बात कह रहा था, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द टू पर्पसेस। It indicates the source from which the constitution derives the authority. It also states the object which the constitution seeks to establish and promote, ठीक है? अब ये सारी चीजें हैं that we will discuss in a mains, ठीक है? अभी प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? प्रीलिम्स में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो अब प्रियम्बल का मेन फीचर्स ऑफ प्रियम्बल कहाँ आया? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आया, नेचर ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें बात में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। अब हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के या एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है? जैसे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? इंडिया क्या है? वही प्रियम्बल की बात ही, इंडिया सॉवरेन है, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडियन सेकुलर है, इंडियन डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक थ्रू द प्रियम्बल। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑन द प्रियम्बल। नाउ वी विल फोकस, अभी तो कुछ एमसीक्यूज बना रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज बने, कुछ नहीं बने, तो जैसे ही बन जाते हैं, सो वी विल डू सर्टेन एमसीक्यूज आल्सो, ठीक है? विल डू सर्टेन एमसीक्यूज आल्सो, ठीक है? अब देखिए, वही बात है जो मैंने पूरा आपको डिस्कस किया था, जो सोशलिस्ट पैटर्न 91 के बाद चेंज हुआ है थोड़ा सा, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, ठीक है? बट फिर भी ऑल्दो वी आर हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल। अब देखो, हाँ एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा और एक 1960 में इसमें एक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक केस हुआ था, बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है? ये याद रखिएगा, बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और जो दूसरा केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ठीक है? केशवानंद भारती का जो केस है और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये दो केस को आप याद रखिएगा, इसमें मैं अभी बता देता हूँ। पहला केस है बेरुबरी, या इट विल बी अवेलेबल, नो इशू, इट विल बी अवेलेबल। पहला केस है आपका बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। बेरुबरी वर्सेस
जो दूसरा केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में बोला था प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ही अर्लियर जजमेंट था उसको रिजेक्ट किया था कि प्रियम्बल ऐसा नहीं है, बट इसमें फिर से अपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिज अर्लियर जजमेंट और फिर से ओपिनियन में आया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पूछ लेता है कि किस केस में बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। It is Keshwanand Bharati versus the state of Kerala. In this case, the Supreme Court said preamble is a part of constitution. ठीक है, preamble is a part of constitution. फिर एक और केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन आपको केस याद रखने हैं, बेरुबरी, केशवानंदा और तीसरा LIC। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन में नहीं था, बट इसमें बोला प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें भी LIC वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट बोला इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केस की हमेशा डेट और ईयर जरूर याद रखते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। बेरुबरी केस कब था, 1960 को था। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब था, 1973 को था। 1973 लिख देता हूं इधर, 1973। ऑलवेज रिमेंबर द ईयर ऑफ द केस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ईयर ऑफ द केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था अर्लियर केस को और बोला था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड केस है दैट इज LIC का केस है, दैट इज 1995 में था। आपका थर्ड केस कब था, 1995 में था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अगेन said that judgment that preamble is an integral part of constitution। ठीक है, preamble is an integral part of constitution। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन प्रियम्बल। ठीक है, अब नाउ वी विल सी हाउ मेनी MCQs वी कैन डू इन दिस प्रियम्बल चैप्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज थोड़ा टॉपिक छोटा था, बट नो इशू। ठीक है, सो लेट अस मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, सो टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, कीप डूइंग योर प्रिपरेशन। Good. गुड Sir. नाइट। सर, हेलो। एक मिनट, हाँ जी पूछिए। सर, ये अभी एक्चुअली थोड़ा सा डायरेक्ट नेटवर्क इशू हो डेमोक्रेसी, रहा है, तो आप हमको कॉल करके भी पूछ सकता है, जो भी है। ठीक है, अभी सर ये आई एम डायरेक्ट जस्ट डेमोक्रेसी में लेफ्टिंग आउट दिस मीटिंग। क्या क्या बोला? सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कंट्री कैसे, उसमें गवर्नमेंट सिस्टम जो कैसे होता है ना। एक्चुअली देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो डिवाइस है, जैसे स्विट्जरलैंड में पॉपुलेशन कम है ना, तो यहाँ पे जैसे रेफरेंडम करा लिया कि कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, उस पब्लिक को चाहते हैं, मतलब उस एक डायरेक्ट पब्लिक का ही ओपिनियन ले लिया। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा समझिए कि रिकॉल, तो मान लीजिए रिकॉल में क्या होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक एग्जांपल लेते हैं रिकॉल। तो रिकॉल में क्या होगा कि मैंने सपोज करो आपको इलेक्ट किया, अब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर से आपकी पोस्ट से हटा देगा। कौन हटा देगा, जिन लोगों ने इलेक्ट किया वो हटा देगा। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर। अभी जैसे अभी आप किसी को आपने इलेक्ट कर लिया, आप उसको हटा सकते हो? बताइए, आप इंडिविजुअल या 10 लोग या 50 लोग चाह जाओ तो नहीं हटा सकते। ठीक है, आपने एक बार, बिकॉज अभी जो सिस्टम फॉलो हो रहा है जो इलेक्शन में, उस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मैं आगे डिस्कस करूंगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। उस सिस्टम में आप किसी को हटा नहीं सकते। ठीक है, बट ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर होता है कि आप उसको डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हो। रिकॉल मतलब फिर से आप वापस बुला सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके इंडिया में फीजिबल इसलिए नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में फीजिबल इसलिए नहीं होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज बिकॉज पॉपुलेशन इज टू हाई। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन इंडिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसी कंट्री में पॉसिबल हो सकता है जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम हो। अब जैसे रियायती, so this is
This is पूछे नहीं, ठीक है, चलिए, ओके देन, गुड नाइट। फिर और कोई दिक्कत